हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थैलोफाइटा के लक्षण और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिवीज़न ब्रायोफाइटा के कुछ लक्षण और उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम अगर स्टार्ट करें तो ब्रायोफाइटा की स्टडी सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है। जो ब्रायोफाइटा है इसकी स्टडी क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है। ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है। ब्रायोलॉजी। बेटा थैलोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है। थैलोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, या एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, किसका, एल्गी या थैलोफाइटा की स्टडी क्या कहलाती है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी ब्रायोफाइटा का पहला मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है। क्यों इसको उभयचर कहा जाता है। आपने एक शब्द सुने होंगे क्या, कि मेंढक को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर। क्या बोलते हैं बेटा, मेंढक को हम लोग बोलते हैं कि मेंढक कैसा है, उभयचर है। कैसा है, उभयचर है। उभय का मतलब होता है क्या, उभय का मतलब क्या होता है, कि जो दो जगह आप याद रख सकते हो, दो चीजें दो जगह, उभय का मतलब। और चर का मतलब होता है क्या, आवास या निवास। तो उभयचर का मतलब क्या हो गया, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, दो जगह निवास करते हैं। दो जगह निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो मेंढक की अगर हम बात करें तो क्या करता है, जल में भी निवास करता है और क्या करता है, स्थल में भी निवास करता है। जब वो लार्वल अवस्था में रहता है, जब वो क्या करता है, लार्वल अवस्था में होता है तो जल में निवास करता है। जब वो लार्वल अवस्था में रहता है तो जल में निवास करता है। और जब वो मेच्योर हो जाता है तो फिर क्या होता है, स्थल में निवास करता है। जब वो मेच्योर हो जाता है तो स्थल में निवास करता है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, उसका आवास स्थान क्या हो गया, जल और स्थल दोनों हो गया। इसीलिए मेंढक को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जंतु जगत का उभयचर। क्या बोलते हैं, जंतु जगत का उभयचर। वैसे ही क्या है, आपका पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने जब थैलोफाइटा पढ़े थे तो थैलोफाइटा में हमने देखे थे इसके अंतर्गत आने वाली सारी की सारी शैवाल कैसी थी बेटा, पूरी की पूरी शैवाल कैसी थी, कहाँ निवास करने वाली शैवाल थी, कहाँ निवास करती थी, जल में। कैसी थी, सारी की सारी शैवाल कैसी थी, जलीय थी। बिना जल के जीवित नहीं रह सकती थी, चाहे उसको अपना जीवन जीना हो, चाहे उसको जनन करना हो। किसकी जरूरत होती थी, पानी की जरूरत होती थी। लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये रहते हैं कहाँ पर, जहां पर नमी हो। कहाँ पर रहते हैं, जहां पर नमी पाई जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे तालाब हो, नदी हो, इसके किनारे वाले भाग में जहां पानी नहीं होता है, किनारे वाले भाग में पाए जाते हैं क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इनको क्या, ये किनारे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जनन के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, जनन के लिए जरूरत होती है किसकी, पानी की। बिना पानी के इन लोग, इसमें क्या नहीं हो सकता है, जनन नहीं हो सकता है। निवास के लिए इनको किसकी जरूरत होती है, स्थल की। निवास करते हैं स्थल में, प्रजनन किसमें होता है, उनका प्रजनन होता है किसमें, जल में। इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, पादप जगत का उभयचर, क्योंकि ये प्रजनन के लिए किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, पानी पे। और निवास स्थान कहाँ होता है, स्थल पे। इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, पादप जगत का उभयचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है। हमने देखे क्या, ब्रायोफाइटा का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये प्रथम स्थलीय पादप है। क्या है ये, प्रथम स्थलीय पादप हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसको क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। इससे पहले वाला जो डिवीजन था उसमें क्या था,
पूरे के पूरे जीव जलीय थे, लेकिन ये क्या आ गए, अपना निवास करने के लिए स्थल पर आ गए। इसलिए पहले स्थलीय जीव कौन से कहलाए, ब्रायोफाइटा। पहले स्थलीय जीव कौन से कहलाए, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर, कुछ खास बातें ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा में ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान क्या होता है, नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, जहां पर नमी पाई जाती हो, जहां पर छाया होती हो, वहां पर पाए जाते हैं क्या, ब्रायोफाइटा। इनके जीवन चक्र में स्पष्ट युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाती है। गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों स्टेज क्या होती है इसमें, दोनों स्पष्ट पाई जाती हैं। अब हम लोगों ने कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, हम लोगों ने क्या पढ़े थे, पीढ़ी एकांतरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण पढ़े थे बेटा। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण में क्या होती है, दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है क्या आपकी बीजाणुद्भिद, क्या होती है, बीजाणुद्भिद। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, बीजाणुद्भिद, और दूसरा क्या है, युग्मकोद्भिद। क्या है, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। ठीक है, क्या है बेटा, ब्रायोफाइटा, ये पीढ़ी एकांतरण में दो अवस्थाएं होती हैं आपकी, कौन सी, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। अगर हम बात करें किसकी, ब्रायोफाइटा की, किसकी बात करें हम लोग, ब्रायोफाइटा की बात करें, तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो बीजाणुधानी होती है, क्या होती है, बीजाणुधानी, सॉरी बीजाणुधानी ने, इसमें मुख्य पादप शरीर इनका कैसा होता है, युग्मकोद्भिद। मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मतलब युग्मकोद्भिद का मतलब आप बताएंगे, युग्मकोद्भिद में उनकी संरचना कैसी होती है, गुणित होती है, द्विगुणित होती है, प्लीज कमेंट करें कि युग्मकोद्भिद में जो है कैसी अवस्था होती है, अगुणित अवस्था होती है पौधों की या द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद मुख्य पादप शरीर होता है। युग्मकोद्भिद कैसा होता है, एन होता है, मतलब अगुणित होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब चूंकि ये एन है तो इसको क्या करना है, माइटोसिस करना है। क्या करना है, माइटोसिस करना है। माइटोसिस कहाँ करते हैं, ये कहाँ करते हैं, ये पुंधानी, मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, पुंधानी और स्त्रीधानी। ये पुंधानी और स्त्रीधानी क्या है, नर जननांग और मादा जननांग। इसमें क्या होता है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों में क्या होता है बेटा, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस होता है। दोनों में क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस जब होता है तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस करने के बाद में दो युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं। स्त्रीधानी से जो बनेगा वो कौन सा युग्मक होगा, मादा युग्मक, और जो पुंधानी से बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नर युग्मक हो जाएगा। अब जब क्या होता है, ये दोनों युग्मक का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इन दोनों युग्मक का क्या होता है, जब फ्यूजन होता है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित जाइगोट। क्या बनाते हैं, द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट क्या करता है, वृद्धि करते चलता है। ये जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस करते हुए चलता है। कंटिन्यू क्या करता है, माइटोसिस करता है। माइटोसिस जब करते हुए चलता है तो एक संरचना बनाता है। देखते हैं ये संरचना। सबसे पहले ये संरचना इस टाइप की होती है। ये संरचना क्या होती है, जब माइटोसिस करता है कंटिन्यू तो इस टाइप की संरचना बनती है, जिसमें क्या होता है, यहां पर पाई जाती है क्या, बीजाणुधानी। क्या पाई जाती है यहाँ पर, बीजाणुधानी। क्या है ये, बीजाणुधानी है, जिसमें किसका निर्माण हो रहा है, स्पोर्स का निर्माण हो रहा है, बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है बीजाणुधानी में। ये क्या है, बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी है, बीजाणु को धारण करने वाली बीजाणुधानी। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है, सीटा। ये वाला पार्ट क्या है, कैप्सूल। क्या है, कैप्सूल। ठीक है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, फुट। फुट, सीटा और कैप्सूल भागों में बटा हुआ होता है। तो ये संरचना क्या है, क्या है ये संरचना, बीजाणुद्भिद। इस संरचना का नाम क्या है, बीजाणुद्भिद संरचना। बीजाणुद्भिद क्योंकि कैसी है ये, इसने क्या किया,
दोनों ने फ्यूजन करके क्या किया है, माइटोसिस अवस्था बनाया, बीजाणु बनाया है। लेकिन ये बीजाणु कैसे हैं, सारे के सारे बीजाणु कैसे हैं, 2n अवस्था में हैं। कैसे हैं, 2n अवस्था में हैं। और ये क्या होता है, ये जो बीजाणुद्भिद अवस्था ये क्या होती है, पादप शरीर से जुड़ी होती है। क्या होती है ये, पादप, मुख्य पादप शरीर से क्या होती है, जुड़ी होती है। मुख्य पादप शरीर से जुड़ी होती है। मुख्य पादप शरीर से क्या होती है, जुड़ी होती है। बेटा क्यों होती है जुड़ी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। जब तक इसमें क्या नहीं बन जाता, अंकुरण नहीं हो जाता, नए पौधे का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक इसको क्या चाहिए बेटा, भोजन चाहिए। भोजन तो चाहिए, विकास करने के लिए भोजन चाहिए उसको। तो भोजन उसको कहाँ से मिलेगा, भोजन मिलेगा उसके मुख्य पादप शरीर से, क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो भोजन अपना नहीं बना सकता। तो जब वो प्लांट से जुड़ा होता है, तो जिस भाग से वो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, फुट। फुट के माध्यम से क्या करता है, वो भोजन लेता है अपने मुख्य पादप शरीर से। और सीटा क्या करता है, सीटा एक माध्यम है कि कैप्सूल तक क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, कैप्सूल तक जो सीटा है वो क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसफर कर रहा है। अब जब ये स्पोर जो बन रहे हैं, ये स्पोर क्या होते हैं, ये स्पोर क्या हो जाते हैं, जब ये इसमें प्रस्फुटन की क्रिया होती है, जब ये फूट जाता है, कैप्सूल जब फूट जाता है तो क्या बनता है, स्पोर। क्या होते हैं, स्पोर बाहर निकल जाते हैं। और ये जब स्पोर बाहर निकलते हैं, ये स्पोर जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, इनमें क्या हो जाता है, फिर अंकुरण होने लगता है। क्या होने, सॉरी, स्पोर जब बाहर निकल जाते हैं तो ये स्पोर पहले क्या करेंगे, क्योंकि इनका मुख्य पादप शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद है, तो ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा बेटा। इसमें मियोसिस डिवीजन जब होगा तो इसमें क्या बनेंगी, एन कोशिकाएं बनेंगी। एन मतलब अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। कैसी कोशिकाओं का निर्माण होगा बेटा, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं, ये अगुणित कोशिकाएं फिर से क्या करेंगी, अंकुरित होकर क्या करेंगी, अंकुरित होकर फिर से मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेंगी। तो हम लोगों ने जो पॉइंट देखे थे क्या, कि इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। तो ये स्पष्ट रूप से, जैसे कि युग्मकोद्भिद उसका मुख्य पादप शरीर हो गया, और जो बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद में, बीजाणुद्भिद क्या है, फुट, सीटा और कैप्सूल से बनी हुई एक संरचना है, जिसको हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है, इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं। क्लियर है, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि इसका जीवन चक्र जो है, इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुख्य पादप शरीर क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है। अभी हमने देखा कि इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद है। इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद है। मुख्य पादप शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद है। ठीक है, अब आते हैं, इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। संवहन ऊतक कौन से हैं, ठीक है, संवहन ऊतक ये है क्या, आपका एक है जाइलम और दूसरा क्या है बेटा, फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। दो प्रकार के आपके होते हैं क्या, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। हमारे पास हमने थोड़ी देर, सॉरी लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो थैलोफाइटा है उनकी संरचना कैसी होती है, थैलस के आकार की होती है, मतलब डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होती है, जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कुछ मात्रा में डिफरेंशिएट बॉडी मिलेगी, आपको स्पष्ट तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा में डिफरेंशिएट बॉडी मिलती है। इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा सा क्या पाया जाता है, तना पाया जाता है, हल्की सी जड़ें पाई जाती हैं, पत्तियां आपको दिखाई देंगी। तो थोड़ा बहुत क्या हो गया है, वो डिफरेंशिएट होने लगा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट होने लगा है, लेकिन क्या है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, संवहन ऊतक नहीं है। क्या नहीं है बेटा, संवहन ऊतक नहीं है, जाइलम और फ्लोएम का अभाव है। जाइलम और फ्लोएम का क्या है, अभाव है। क्लियर है, अब बात करते हैं, इसमें जनन कायिक और लैंगिक दो प्रकार का होता है। इसमें जनन कैसा होता है, कायिक जनन होगा और लैंगिक जनन होगा। चलिए, कायिक जनन की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं हम लोग, यहीं पर देखते हैं कायिक जनन। बेटा कायिक जनन की अगर हम बात करें तो कायिक में एक शब्द आया है काया। काया या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बॉडी। कायिक जनन में एक शब्द आया है काया, काया या बॉडी। अगर बॉडी के किसी एक पार्ट को शरीर से अलग करके,
क्या करें हमने, अगर बॉडी के किसी एक पार्ट को, मान लो क्या है, ये एक बॉडी है किसकी, ब्रायोफाइटा की। किसकी बॉडी है ये है आपके ब्रायोफाइटा की बॉडी। किसकी बॉडी है ये, ब्रायोफाइटा की बॉडी है। इस ब्रायोफाइटा में से हमने क्या किए, किसी एक खंड को, मान लो इस भाग को निकाल के हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो ये अलग किया हुआ भाग क्या करेगा, फिर से नया पादप बनाएगा। क्या बनाएगा, नया पौधा बनाएगा। तो उस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, जब कोई पादप शरीर का टुकड़ा अलग होकर नए पौधे को बनाएगा तो क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। और लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन कैसा होता है, समयुग्मकी प्रकार का होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार का जनन। तो इसमें कैसा होगा, लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है। कायिक जनन, कायिक जनन में क्या होता है, ट्यूबर, ट्यूबर कंद होता है। इसका नाम क्या है, कंद। बेटा इसको एक मिनट, इसको हम, ये बूंद नहीं है, ये क्या है, कंद है। क्या है ये, कंद, कंद। चलिए इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, कंद, कंद। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलिए इनमें जो कायिक जनन है उसमें क्या होता है, कंद और जेमी के द्वारा होता है। जेमा कप का फॉर्मेशन होता है किसमें, ब्रायोफाइटा में। तो कंद, कंद तो आप जानते हैं। जेमा कप क्या होता है, देखिए जेमा कप अभी हम देखते हैं जेमा कप क्या है। एक मिनट, देखिए बेटा ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पत्तियों के ऊपर एक कप के आकार की संरचना बनी हुई है। क्या बनी हुई है, पत्तियों के ऊपर एक कप के आकार की संरचना बनी हुई है, जिसे कहा जाता है क्या, जेमी। क्या कहा जाता है, जेमी। ये दिख रहा है आपको, शो हो रहा है। पत्तियों के ऊपर क्या है, पत्तियों के ऊपर है, पौधे के ऊपर एक कप के आकार की संरचना बनी हुई है, जिसे कहा गया है क्या, जेमी। और ये क्या है, उसकी कायिक संरचना है, कायिक जनन कर रहा है। ये कैसा जनन हो रहा है, इसमें कायिक जनन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो कायिक जनन किसके द्वारा होता है, कंद और जेमी के द्वारा। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन इसमें कैसा होता है बेटा, विषम युग्मकी प्रकार का। लैंगिक जनन कैसा होता है, इसमें विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है। मतलब इसमें क्या होगा, नर और मादा युग्मक का आकार और आकृति कैसी हो जाएगी, आकार और आकृति अलग अलग हो जाएगी। नर और मादा युग्मक की आकार और आकृति कैसी होगी, अलग अलग होगी। जिसमें क्या होगा, एंथ्रीडियम, पुंधानी, अभी हमने देखे उसका जीवन चक्र। एंथ्रीडियम, पुंधानी और आर्किगोनियम स्त्री धानी में क्रमशः किसका निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन कैसा होगा, इसमें लैंगिक जनन में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में क्रमशः क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, ये लैंगिक जनन में। इसमें जननांग कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें जननांग कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। और इसके बाहर क्या पाया जाता है, जैकेट कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। जैकेट कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। अभी हमने जो देखे थे इस टाइप की संरचना, फुट, सीटा और कैप्सूल, तो ये क्या है, यहाँ पर जैकेट पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, जैकेट पाया जाता है इस कैप्सूल में। इसमें कैप्सूल में एक जैकेट पाया जाता है और इसी के अंदर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी, जिसमें किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसका क्या क्लासिफिकेशन, किसका बेटा, ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ब्रायोफाइटा के टाइप्स की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसे दो भागों में बांटा गया है, लीवरवर्ट और क्या है बेटा, मॉश। लीवरवर्ट और मॉश, ठीक है, लीवरवर्ट और मॉसेस, लीवरवर्ट और मॉसेस, ये क्या है, इसके क्या है, टाइप्स हैं। लीवरवर्ट और मॉसेस में क्या डिफरेंस है, लीवरवर्ट और मॉसेस में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जो जीवन चक्र देखे थे, आइए देखते हैं इसमें जीवन चक्र में इसका हमने देखे थे क्या, लाइफ साइकिल। चलिए इसमें हमने देखे थे क्या, लाइफ साइकिल, ये अंकुरित होकर क्या कर रहा है, सीधे युग्मकोद्भिद बनता है। किसकी बात हो रही है, ये लीवरवर्ट की, किसकी बात हो रही है, इसकी लीवरवर्ट।
लीवरवर्ट में क्या होता है बेटा, इसमें दोनों थोड़ा सा अंतर याद रखना है, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। लीवरवर्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट अंकुरित हो रहा है, अंकुरित होकर क्या बना ले रहा है, युग्मकोद्भिद अपने मुख्य पादप शरीर का निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मॉस की, तो मॉस क्या करता है, पहले क्या होगा, प्रोथेलस बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथेलस बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथेलस बनाता है। ये क्या है, प्रथम तंतु। क्या है ये, प्रथम तंतु। ठीक, प्रोथेलस का निर्माण करता है। जब ये अगुणित कोशिका बनती है, ये अंकुरित होकर डायरेक्ट युग्मकोद्भिद नहीं बनाती। सबसे पहले क्या बनता है, क्या बनता है इसमें, सबसे पहले बनता है प्रोथेलस। और ये प्रोथेलस क्या करता है, फिर से माइटोसिस करके, कौन सा, माइटोसिस डिवीजन करके क्या करता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। ये किसके लिए है, मॉसेस। ये क्या है, इसमें क्या होता है, मॉस में। ये अंतर याद रखना है। दोनों में क्या होगा, जो उसका मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होगा। युग्मकोद्भिद जो होता है वो कैसा होगा, जब जनन करना होगा इसको, कौन सा जनन, लैंगिक जनन। कैसा जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए इसके पास में क्या होते हैं, 2 ऑर्गन होते हैं, 2 जननांग होते हैं। क्या क्या, पुंधानी, एंथ्रीडियम। क्या है ये, एंथ्रीडियम। और क्या है, आर्कीगोनियम। क्या है, आर्कीगोनियम। दोनों में क्या होता है, पुंधानी में नर युग्मक, स्त्रीधानी में मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों में फ्यूजन होने की प्रोसेस दोनों में सेम होगी। फ्यूजन होने के बाद में माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद में क्या बनेगा, फुट, सीटा और कैप्सूल के समान की एक संरचना बनेगी जिसे हम बीजाणुद्भिद बोलते हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था क्या करेगी, अपने आप में विकास करेगी। उसके बाद में इसमें जब ये विकसित हो जाएगी तो इसके बीजाणु कैसे हो जाएंगे, फूट कर बाहर आ जाएंगे। बीजाणुद्भिद की जो कैप्सूल है वो फूट जाएगी, बीजाणु बाहर आ जाएंगे। बीजाणु फिर क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। इसके बाद से दोनों में प्रोसेस कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इस प्रोसेस के बाद से जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके बाद में दोनों में डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। पहला क्या होता है, लीवरवर्ट। क्या होता है पहला, लीवरवर्ट में क्या हुआ, जो डायरेक्ट स्पोर क्या होगा, जो अगुणित स्पोर है, क्या है ये, अगुणित स्पोर डायरेक्ट अंकुरित होकर क्या करेगा, युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। लेकिन मॉस में क्या होगा, सबसे पहले प्रोथेलस बनेगा और प्रोथेलस के बाद में क्या बनेगा बेटा, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। थोड़ा सा अंतर है किसमें, लीवरवर्ट और मॉस में। क्लियर है। चलिए, और हमने देखे क्या इसमें, जो लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट में किसका निर्माण होता है, जेमा कप का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसका निर्माण होता है, जेमा कप एक प्रकार का क्या है, कायिक अंग है, कायिक जनन करने वाला अंग है। क्या करता है ये, कायिक जनन में मदद करता है। क्या करता है, कायिक जनन में मदद करता है। मॉस के लिए एक चीज याद रखना है बेटा, क्या, मॉस जो है ये मृदा अपरदन को रोकता है। क्या करता है, मृदा अपरदन को रोकता है। कैसे मृदा अपरदन को रोकता है, ये क्या होता है, जो मॉस है, मॉस अपने अंदर पानी को इकट्ठा नहीं होने देता है। पानी को अपने अंदर इकट्ठा नहीं होने देता है। अगर ये चट्टानों के ऊपर भी क्या हो जाए, मॉस उत्पन्न हो जाए, तो चट्टानों को नष्ट होने से रोकता है। क्योंकि इसके ऊपर से आप अगर देख रहे होगे तो इसके ऊपर से इतना पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी मॉस को कोई असर नहीं हो रहा है। मॉस में जो है उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। वो क्या करता है, पानी को फिसलाने का काम करता है। क्या करता है, पानी को फिसलाने का काम करता है। इसलिए अगर मॉस जहाँ पर है तो वहाँ की मिट्टी भी क्या होती है, बहती नहीं है। कैसी नहीं होती है, बहती नहीं है। और अगर मान लो कि इसमें मिट्टी बह गई तो वो जब मॉस है, मॉस क्या करता है, ईंधन का निर्माण करता है। मॉसेस से किसका निर्माण होता है, ईंधन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईंधन का निर्माण होता है। ठीक है, ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल आप लोग देखते होंगे, ये जीवाश्म से निकाले जाते हैं ना, तो इनका निर्माण क्या होता है, जब ये जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इनसे क्या प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग
अच्छा हाँ, आपके पास में ब्रायोफाइटा के क्या लिखे हुए हैं? आर्थिक महत्व, जो हम लोगों ने अभी हम देख रहे थे कि इनका उपयोग कहाँ होता है, मृदा अपरदन को रोकने में होता है। फिर उसके बाद में हमने देखे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है इनका। और मॉसेस का उपयोग देखते हैं हम लोग, लिवर वाटर मॉसेस का। चलिए, आर्थिक महत्व क्या क्या है। पारिस्थितिक रूप से ब्रायोफाइटा बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक रूप से, जैसे कि हमने देखे अभी, मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं कौन? ब्रायोफाइटा। मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं कौन? आपके ब्रायोफाइटा। ठीक है। और देखते हैं इसके बाद में मॉस महत्वपूर्ण मृदा बंधक होते हैं, मृदा को बांधने का काम करते हैं एक दूसरे मृदा। क्यों ऐसा कैसे बनती है? क्योंकि हमने अभी बोले कि मॉसेस क्या होते हैं, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, अपने अंदर पानी को धंसने नहीं देते हैं, पानी को फिसलाने का काम करते हैं, जिससे क्या होती है, मृदा मृदा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, मृदा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये मृदा बंधक के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? मृदा बंधक के रूप में काम करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, मृदा अतः इनके द्वारा क्या है, मृदा अपरदन को रोका जाता है। फिर दूसरा, मांस का प्रयोग सूखे मांस का जो प्रयोग है, कांच की वस्तुएं, खिलौनों एवं फलों की सुरक्षा हेतु पैकिंग में किया जाता है। हमने बोले मांस कैसा है, एकदम स्पॉन्जी प्रकार का। कैसा है? स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी होने के कारण क्या होता है, अगर इसके अंदर हम लोग मान लो कि बहुत दूर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कांच को लेके आ रहे हैं। बहुत दूर से हमको क्या करना है बेटा, कांच को लेके आना है। कांच हो गया, फल हो गया, या कोई भी खिलौना हो गया, जिससे टूटने का डर रहता है, खराब होने का डर रहता है। तो उसको क्या किया जाता है, अगर मांस जो है वो सूख गए हैं, तो उस मॉसेस के सूखे पौधों को क्या किया जाता है, इनकी पैकिंग में यूज किया जाता है, जिससे उनके बीच में क्या हो, दबाव कम हो। क्या हो जाता है? दबाव कम हो जाता है, क्योंकि ये स्पॉन्जी होते हैं। तो दबाव कम होने के कारण उनके फूटने का डर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर क्या है, स्फेगनम। स्फेगनम स्फेगनम में क्या पाए जाते हैं? एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। स्फेगनम में क्या पाए जाते हैं? एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फेगनम में क्या पाए जाते हैं? एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है घाव पर बैक्टीरिया के उत्पन्न न होने के लिए। अगर कहीं पर घाव लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करते हैं ना, ताकि उस पर क्या हो, उस पर किसी प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो, घाव पके ना, जल्दी से जल्दी क्या हो, ठीक हो। इसीलिए हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक का प्रयोग। तो स्फेगनम में क्या पाया जाता है? एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जब शल्य क्रिया के पश्चात, जो ऑपरेशन होता है उसके पश्चात जो घाव उत्पन्न होता है, उस पर मरहम पट्टी लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? स्फेगनम का। मरहम पट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? स्फेगनम का। ठीक है। ये है इसके कुछ महत्व। क्या क्या हो गया, ये पारिस्थितिकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जो टूटने फूटने वाली जो वस्तु है, उनकी पैकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने देखे स्फेगनम में क्या पाया जाता है, एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण इसका उपयोग जो घाव की मरहम पट्टी करने में किया जाता है। ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। आइए, अभी तक हमने जो उसका लाइफ साइकिल पढ़े थे, किसका लाइफ साइकिल? ब्रायोफाइटा का। हमने अभी लाइफ साइकिल देखे कि इसमें किस प्रकार का लाइफ साइकिल होता है। हमने देखे युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं? युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद स्पष्ट अवस्था पाई जाती है। तो देखते हैं इसमें, देखिए समझते हैं इसको। चलिए, इसमें जो मुख्य पादप शरीर है, इसका जो मुख्य पादप शरीर है क्या है? ये बीजाणुद्भिद, सॉरी युग्मकोद्भिद। क्या है ये? हमने देखे थे इसका मुख्य पादप शरीर क्या है, युग्मकोद्भिद है। मुख्य पादप शरीर क्या हो गया? युग्मकोद्भिद हो गया। युग्मकोद्भिद हो गया। ये युग्मकोद्भिद जो है, युग्मकोद्भिद में क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम क्या है? ये पुंधानी। क्या है ये? पुंधानी। और दूसरा क्या है? स्त्रीधानी। क्या है? स्त्रीधानी। स्त्रीधानी।
पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी में क्या बन रहे हैं? नर युग्मक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? नर युग्मक बन रहे हैं। नर युग्मक, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड हैं। कैसे हैं ये? फ्लैजिलेटेड हैं। और स्त्रीधानी की बात करें तो स्त्रीधानी में क्या बन रहा है? एग बन रहा है। ये क्या है? स्त्रीधानी है। और इस स्त्रीधानी के अंदर क्या बन रहा है? एग बन रहा है। हमने बोले कि ब्रायोफाइटा को जनन के लिए पानी की जरूरत होती है। क्यों पानी की जरूरत होती है? देखिए क्या है, मान लो ये एक प्रकार का क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में क्या है? ये यहाँ पर मान लो कि एक बीजाणुधानी, सॉरी एक क्या है? पुंधानी है, एंथ्रीडियम है। क्या है ये? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और इसमें क्या बन रहा है? नर युग्मक। ठीक है। ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक को कहाँ तक जाना है? मादा युग्मक तक जाना है। मादा युग्मक तक जाना है क्योंकि मादा युग्मक के पास में क्या नहीं है? प्रचलन अंग तो है नहीं, उसके पास में फ्लैजिला नहीं है। क्या नहीं है? फ्लैजिला नहीं है। तो इसीलिए नर युग्मक क्या करता है? पानी के माध्यम से क्या करता है? परागण करता है। किसके माध्यम से परागण करता है? पानी के माध्यम से परागण करता है। और पानी के माध्यम से किसमें प्रवेश करता है? ये पानी के माध्यम से प्रवेश करता है। किसके अंदर? इस आर्किगोनियम के अंदर प्रवेश करता है, जिसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है? आर्किगोनियम में किसका निर्माण हो रहा है? अंड कोशिका का, मतलब मादा युग्मक का। और मादा युग्मक कैसा है? अचल है। ठीक है। जब इसके अंदर प्रवेश करा तो किसका निर्माण हो गया? दोनों के बीच में फ्यूजन होके जाइगोट का निर्माण हो गया। ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है? बीजाणुद्भिद बनाता है। क्या बनाया? ये कौन सी संरचना है? ये बीजाणुद्भिद संरचना बनाने लगा। और हमने देखे थे ये बीजाणुद्भिद संरचना किससे जुड़ी होती है? अपने मुख्य पादप शरीर से जुड़ी होती है, जिसमें नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? फुट, सीटा और कैप्सूल। किससे जुड़ी होती है? अपने मुख्य पादप शरीर से ही जुड़ी होती है। किस कारण? भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। चलो, अब ये इससे जुड़ी हुई है। ये कैप्सूल है। कैप्सूल में किसका निर्माण हो रहा है? बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। अब ये इसके जो यहाँ पर कैप्सूल है, कैप्सूल में जो बीजाणु बन रहे हैं, जब इसमें क्या होता है? प्रस्फुटन होता है, इसका अपर्कुलम टूटता है। तो अपर्कुलम टूटने से किसका निर्माण होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स क्या करते हैं? स्पोर्स में क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब कि अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद में क्या करते हैं? ये फिर से अपना गेमिटोफाइट, नया गेमिटोफाइट, यंग लीफी गेमिटोफाइट लिखा हुआ है। क्या? यंग लीफी गेमिटोफाइट का निर्माण करते हैं और फिर से अपना मुख्य पादप शरीर जैसी संरचना बना लेते हैं। ठीक है। क्लियर है? ब्रायोफाइटा आपको क्लियर हुआ कि ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या है? किस पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? और इसमें हाँ, इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है, इस जीवन चक्र का नाम क्या है? इस जीवन चक्र का नाम पता होना चाहिए। क्या? अगुणितक द्विगुणितक। क्या है ये? अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। जीवन चक्र, या इसी को बोला जाता है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। ठीक है। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। क्यों 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 है ऐसा? क्योंकि इसमें हमने देखे क्या? युग्मकोद्भिद अवस्था भी स्पष्ट है। युग्मकोद्भिद अवस्था भी स्पष्ट है। और क्या है? इसकी बीजाणुद्भिद अवस्था भी क्या है? आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। और लंबे समय तक वो इसी फॉर्म में रहती है। लंबे समय तक क्या होती है? बीजाणुद्भिद अवस्था में भी रहती है और युग्मकोद्भिद अवस्था में भी रहती है। रहती है, देख रहे हैं आप? तो इसीलिए इसका जीवन चक्र कैसा हो गया? अगुणितक द्विगुणितक। पहले शरीर कैसा है उसका? अगुणितक, अगुणित है। उसके बाद में क्या हो गया? उसमें जब जनन किया उसने तो बीजाणुद्भिद का निर्माण हो गया। और बीजाणुद्भिद कैसी है? द्विगुणितक संरचना है। कैसी संरचना है? द्विगुणित संरचना है। इसीलिए इसका जीवन चक्र अगुणितक द्विगुणितक हो गया। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको लाइफ साइकिल क्लियर होगा। ठीक
ठीक है बेटा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन मिलते हैं, और ऑप्शन के लिए क्या चाहिए आपको, उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ साइकिल समझ में आया, समझ लो कि ब्रायोफाइटा से रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत सारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका क्या हुआ, ब्रायोफाइटा जो है, इस तरीके से आपका ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है वो होता है बेटा क्या, कंप्लीट। ब्रायोफाइटा डिवीजन आपका होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किसके बारे में, टेरिडोफाइटा। आपका नेक्स्ट डिवीजन है, थर्ड डिवीजन क्या बेटा, टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अगर आपको क्लासेस लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।